हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ कुलफशा और आप सभी देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल चैनल DU एजुकेशन क्लब। आई होप आप सभी ठीक होंगे और आप सभी अपनी अपनी स्टडी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, आज की जो मेरी वीडियो है वो BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस की होने वाली है। एंड ये जो आपका सब्जेक्ट है ये आपके सेमेस्टर 2 एंड सेमेस्टर 6 दोनों का ही सब्जेक्ट है। एक ही बुक है, दोनों सेमेस्टर में दे रखी है। तो अगर आपके पास ये सब्जेक्ट है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड ये जो आपका सब्जेक्ट है इसका नाम है पर्सपेक्टिव ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और हिंदी में इसका नाम है लोक प्रशासन पर दृष्टिकोण। अगर आपके पास भी ये सब्जेक्ट है तो ये वीडियोस आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्यों इंपॉर्टेंट होने वाली है? क्योंकि देखिए, आज की जो हमारी वीडियोस हैं इसमें हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर कवर कर रहे हैं। देखिए, ये वाली बुक जो है ऑलरेडी मैं आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ। आज की हमारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर की होने वाली है। एंड ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर हैं, अगर आपने मेरी बुक की जो मैंने पूरी बुक पढ़ा रखी है, अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं, अगर आप सिर्फ क्वेश्चन आंसर भी देख लेते हैं तो आप पास आउट हो जाएंगे ईजिली। क्योंकि ये क्वेश्चन आंसर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड देखिए, इसका मैंने पार्ट 1 ऑलरेडी प्रोवाइड करवा दिया है। आज की हमारी पार्ट 2 की वीडियो होने वाली है। तो अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है, लिंक आपको पूरी ही प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप स्टडी भी करना चाहें तो आपको वहाँ पूरी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, जहाँ आप इसकी बुक भी देख पाएंगे एंड इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन विद आंसर है उसकी जो फर्स्ट पार्ट है वो भी देख पाएंगे। एंड आज हमारा सेकेंड पार्ट होने वाला है। तो अगर आपने अभी तक मेरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है एंड वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जो हमारा और पार्ट आएँ या ये कहें और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या फिर क्वेश्चन पेपर हों आप उन्हें भी देख पाएँ अपने एग्जाम से पहले पहले। चलिए फिर स्टार्ट करेंगे। देखिए, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा हार्तन प्रयोग तथा मानव संबंधी सिद्धांत की चर्चा कीजिए। यानी इस क्वेश्चन के अंतर्गत आप लोगों को हार्तन प्रयोग और मानव संबंधी जो सिद्धांत है उनकी चर्चा करनी है, उनके बारे में बताना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे परिचय से, यानी हम लोग परिचय से स्टार्ट करेंगे। तो परिचय में आप लिखेंगे, ये 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में जब प्रशासनिक प्रणाली पर वैज्ञानिक प्रबंधन दृष्टिकोण का प्रभाव था, तब कर्मचारियों को केवल उत्पादकता बढ़ाने के औजार के रूप में देखा जाता था। यानी जो वैज्ञानिक प्रबंधन दृष्टिकोण है, जिसके बारे में हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था, जो कि मजदूरों या फिर जो भी कर्मचारी होते हैं उन्हें एक तरह से मशीन के रूप में देखते हैं, औजार बनाने की ये जो मशीनें होती हैं उनके रूप में देखते हैं। लेकिन 1924 से 1932 के बीच अमेरिका के वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी के हार्थन प्लांट में हुई प्रयोगों ने यह दृष्टिकोण बदल दिया। इन प्रयोगों से यह सिद्ध हुआ कि श्रमिकों की उत्पादकता केवल भौतिक परिस्थितियों पर नहीं बल्कि सामाजिक और वैज्ञानिक कारकों पर भी निर्भर करती हैं। यानी ये जो हार्थन प्रयोग आया था, इसने जो वैज्ञानिक प्रबंधन दृष्टिकोण है उसकी पूरी जो रूपरेखा है उसको बदल दिया। क्यों? क्योंकि इसने बताया कि जो श्रमिकों की या फिर उत्पादन की जो हमारी भूमिका होती है या श्रमिकों की जो भूमिका होती है उसमें हम भौतिक परिस्थिति ही नहीं बल्कि उनकी जो सामाजिक और मनोवैज्ञानिक कारक होते हैं या उनकी जो सामाजिक संबंध होते हैं वो भी इंपॉर्टेंट रोल्स निभाते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। आगे अब हम देखेंगे हार्थन प्रयोग। हार्थन प्रयोग क्या है, पहले हम देखेंगे इसकी नियोजन में आप लिखेंगे प्रख्यात समाजशास्त्री एल्टन मियो और उनकी टीम ने ये जो हार्थन प्रयोग है वो किया था। तो आपको पता होना चाहिए एल्टन मियो द्वारा हार्थन जो प्रयोग है वो किया गया था और उनकी टीम द्वारा। ठीक है, अगर हम स्थान देखें तो स्थान आप इसमें लिखेंगे वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी का हार्थन प्लांट शिकागो। यानी ये जो हुआ था ये वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी जो है जो कि हार्थन प्लांट में है शिकागो में, वहाँ पर ये किया गया था। ठीक है, तो आप इसका स्थान ये लिखेंगे। एंड अगर हम इसके प्रयोग का उद्देश्य देखें तो इसमें आप लिखेंगे यह जनता की काम की परिस्थिति जैसे रोशनी, आराम, काम के घंटे कर्मचारियों की उत्पादकता को कैसे प्रभावित करता है। यानी हार्थन प्रयोग में रोशनी पर देखा गया कि अगर रोशनी कम या ज़्यादा की जाए, जो उत्पादकता है उसमें कोई भी चेंजेस होते हैं या नहीं, यानी जो मटेरियल बन रहा है उसमें चेंजेस बढ़ोतरी होती है या नहीं, और अगर आराम के घंटे बढ़ा दिए जाएँ या फिर जो काम के घंटे हैं वो कम किए जाएँ तो उत्पादकता में बढ़ोतरी होगी या कमी होगी, इस बात पर यह प्रयोग किया गया था। अब हम देखेंगे प्रमुख प्रयोग और निष्कर्ष। यानी जो प्रमुख प्रयोग हुए और निष्कर्ष निकले तो इसमें आप लिखेंगे रोशनी प्रयोग। रोशनी प्रयोग सबसे पहला प्रयोग था इसमें। तो पहला आप लिखेंगे इसमें प्रकाश की मात्रा बढ़ने या घटने पर भी कर्मचारियों की उत्पादकता में वृद्धि हुई। यानी देखिए, अगर प्रकाश जो है उसकी मात्रा बढ़ती है या घटती है तो कर्मचारी जो होते हैं उनकी जो उत्पादकता है उसमें वृद्धि या फिर घटाव हो सकता है। यानी हम इसका जो प्रभाव होता है वो हम देख सकते हैं। नेक्स्ट अब हम देखेंगे निष्कर्ष। निष्कर्ष में आप लिखेंगे कर्मचारियों को यह लगा कि उन पर ध्यान दिया जा रहा है लेकिन वह
बेहतर कार्य करने लगे। यानी जैसे ही रोशनी बढ़ी तो कर्मचारियों को ऐसा लगने लगा कि उन पर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, इसी वजह से वो बेहतर कार्य करने लगे थे। नेक्स्ट अब हम देखेंगे रिले असेंबली टेस्ट रूम प्रयोग। इसमें आप लिखेंगे एक छोटे समूह को विशेष परिस्थितियों में काम दिया गया जहां उनके आराम, भोजन, समय सारणी और बातचीत को नियंत्रित किया गया था। यानी एक ऐसा समूह बनाया गया जिसे काम दिया गया, लेकिन उसके जो आराम का समय था या फिर भोजन था, यानी जो भी वो खा रहे थे, समय जो सारणी थी और बातचीत थी, इन सभी पर ध्यान दिया गया, इन सभी को नियंत्रित किया गया था। और इसका जो निष्कर्ष निकला वो था हमारा सामाजिक संबंध, समूह भावना और आत्मसम्मान उत्पादकता को अधिक प्रभावित करता है। यानी इसके निष्कर्ष में हम कह सकते हैं जो समूह संबंध होते हैं, समूह भावना होती है और जो आत्मसम्मान वाली जो चीज़ होती है वो भी उत्पादकता को प्रभावित करती है। नेक्स्ट है हमारा इंटरव्यू प्रोग्राम, जिसमें हम कह सकते हैं कि लगभग 20,000 कर्मचारियों का साक्षात्कार लिया गया था। यानी इसमें 20,000 जो कर्मचारी थे उनका साक्षात्कार लिया गया और इसका निष्कर्ष निकला कर्मचारी केवल पैसे के लिए नहीं बल्कि सम्मान, सहयोग और पहचान के लिए भी कार्य करते हैं। यानी हर व्यक्ति जो है वो कभी भी पैसे के लिए नहीं कार्य करता। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं कि हाँ पैसे के लिए कार्य करते हैं, बट हर व्यक्ति पैसे के लिए काम करे ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि कुछ व्यक्ति सम्मान के लिए, सहयोग के लिए या फिर अपनी पहचान बनाने के लिए भी कार्य करते हैं। ठीक है, इस तरह से हम इनका जो निष्कर्ष है वो देख सकते हैं। नेक्स्ट जो था वो था हमारा बैंक वायरस रूम प्रयोग। इसमें जो प्रयोग किया गया था, इसमें आप लिखेंगे इसमें पाया गया कि अनौपचारिक समूह कार्य की गति और व्यवहार को नियंत्रित कर सकता है। यानी जो अनौपचारिक समूह होते हैं वो कार्य की जो गति है और जो कार्य है उसका जो व्यवहार है उसको भी नियंत्रित कर सकते हैं। और इसका निष्कर्ष निकला अनौपचारिक संगठन प्रशासनिक नियंत्रण से कहीं अधिक प्रभावी हो सकते हैं। यानी जो अनौपचारिक संगठन होते हैं वो प्रशासनिक जो नियंत्रण होता है उससे कहीं ज़्यादा अधिक प्रभावी होते हैं। नेक्स्ट अब हम देखेंगे मानव संबंधित सिद्धांत। अब हम मानव संबंधित सिद्धांत की बात करें तो इसमें पहला हम देखेंगे परिचय। अगर मानव संबंधित जो सिद्धांत है उसके परिचय में आप लिखेंगे ये सिद्धांत मानता है कि कर्मचारी केवल यांत्रिक प्रणाली नहीं बल्कि सामाजिक और भावनात्मक आवश्यकता वाले मानव हैं। यानी अगर हम कर्मचारियों को सिर्फ एक यांत्रिक प्रणाली के रूप में देखें जो यंत्र बना दे तो ऐसा नहीं है, क्योंकि जो मानव है वो एक सामाजिक और भावनात्मक व्यक्ति होता है। इस सिद्धांत ने संगठन में संचार, नेतृत्व, प्रेरणा और समूह भावना की भूमिका को महत्व दिया। यानी जो भी व्यक्ति का संचार होता है, नेतृत्व होता है, प्रेरणा होती है और जो उसकी समूह भावना होती है या संबंध होते हैं, उनको इन्होंने बढ़ावा दिया था या उन पर ध्यान दिया था। अगर हम प्रमुख विशेषताओं की बात करें तो पहला आप लिखेंगे मानव भावनाओं का महत्व, किस तरह से कर्मचारियों की भावनाएं, इच्छाएं और सामाजिक स्थिति कार्य कुशलता को प्रभावित करती हैं। क्योंकि अगर व्यक्ति की भावना है, इच्छा है उस कार्य को करने की, या उसे उसकी जो सामाजिक स्थिति है वो बढ़ती है, तो वो उस कार्य को बहुत अच्छे से करता है, प्रभावी रूप से करता है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे नेतृत्व और सहभागिता। प्रबंधकों को नेतृत्व और प्रेरित नेतृत्व देना चाहिए जिससे कर्मचारी आत्मीयता से कार्य करें। यानी जो भी प्रबंधक है, जो भी लीडर है, उसे अपने जो सहकारी हैं या अपने जो कर्मचारी हैं उनका जो नेतृत्व है वो अच्छे से करना चाहिए और उनकी जो आत्मविश्वास है उसे बढ़ाना चाहिए ताकि वो उस कार्य को अच्छे से कर सकें। नेक्स्ट अब हम देखेंगे अनौपचारिक समूह की भूमिका। इसमें आप लिखेंगे कर्मचारियों के बीच अनौपचारिक संबंध कार्य की दिशा और गति को प्रभावित करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो औपचारिक चीज़ें हैं बस वही रहें, अनौपचारिक संबंध भी होने चाहिए, थोड़े से फ्रेंडली भी होने चाहिए ताकि जो कर्मचारी हैं वो अपने खुलकर कार्य कर पाएँ और जो अपनी गतिविधि है उसको दिखा पाएँ, अपने जो अंदर का टैलेंट है उसको बाहर निकाल पाएँ। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे प्रेरणा के विविध स्रोत। किस तरह से केवल वित्तीय लाभ नहीं बल्कि पहचान, सम्मान और सामूहिक पहचान भी कार्य के लिए प्रेरित होते हैं। क्योंकि मैंने अभी बताया कि हर व्यक्ति सिर्फ पैसे के लिए कार्य नहीं करता बल्कि उसकी जो पहचान होती है, सम्मान होती है और सामूहिक जो पहचान होती है, जो कि हम पूरी सोसाइटी में अपनी पहचान बनाना चाहते हैं, अपनी कुछ इमेज बनाना चाहते हैं, उसके लिए भी बहुत सारे लोग ऐसे कार्य करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे संचार का महत्व। संचार का क्या महत्व है? खुले और प्रभावी संचार कर्मचारियों में विश्वास और सहभागिता को बढ़ाते हैं। क्योंकि अगर खुला और प्रभावी संचार हो, सही से संचार हो, तो विश्वास्यता और जो सहभागिता है वो भी बढ़ती हुई हम देख सकते हैं। अगर
संदेश ही स्पष्ट ना हो, अगर बातचीत ही स्पष्ट ना हो कि हाँ क्या काम करना है वही पता ना हो, तो काम कैसे सही होगा। इसीलिए जो संचार है वो भी बेहतर होना आवश्यक है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे महत्व और प्रभाव, यानी इसका जो महत्व है और इसका जो प्रभाव है वो क्या है। तो इसमें आप लिखेंगे प्रशासन में मानवीय दृष्टिकोण की शुरुआत किस तरह से। इसमें आप लिखेंगे इसमें प्रशासन को एक मानव केंद्रीय प्रक्रिया के रूप में देखा जाता है, क्योंकि मानव ही केंद्र के रूप में होता है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे श्रमिकों के कल्याण पर बल किस तरह से। श्रमिक अब केवल संसाधन नहीं बल्कि संगठन के सहकर्मी माने जाते हैं, यानी इन्हें केवल संसाधन के रूप में नहीं बल्कि जो सहकर्मी होते हैं उनके रूप में देखा जाता है और इनकी सलाह भी ली जाती है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे प्रशिक्षण और नेतृत्व विकास किस तरह से कर्मचारियों और प्रबंधकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों की शुरुआत हुई, यानी जो भी ये कार्य कर रहा है उसे पहले प्रशिक्षित करना, उसे पहले ट्रेनिंग देना ताकि वो उस कार्य को अच्छे से कर पाए। अब हम देखेंगे सीमाएं और आलोचना। इसमें आप लिखेंगे उत्पादन के आर्थिक और तकनीकी पहलुओं की अनदेखी किस तरह से मानव संबंधों पर अधिक बल देकर आर्थिक पक्षों की उपेक्षा की गई है, यानी इसके अंतर्गत जो मानव संबंध है उन्हीं पर ध्यान दिया गया है, लेकिन जो हमारे आर्थिक पक्ष होते हैं उनको अनदेखा कर दिया गया है या उनको इग्नोर किया गया है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे समूह का दबाव किस तरह से कभी कभी अनौपचारिक समूह संगठनों के हितों के विरुद्ध काम करते हैं, यानी कभी कभी ऐसे होते हैं जो अनौपचारिक समूह होते हैं वो संगठन या फिर हितों के विरुद्ध भी कार्य करने लगते हैं। नेक्स्ट अब हम देखेंगे सुलभ समाधान नहीं, यानी सर्व सुलभ जो समाधान होता है वो नहीं हो पाता। किस तरह से ये सिद्धांत सभी प्रकार के संगठनों में समान रूप से ये लागू नहीं होता, यानी हम इसे सभी पर लागू नहीं कर सकते क्योंकि हर जगह की जो सिचुएशन है, हर जगह का जो निर्णय है वो अलग होता है। अब हम देखेंगे इस क्वेश्चन का निष्कर्ष में आप लिखेंगे आयतन प्रयोग और मानव संबंधी सिद्धांत ने प्रशासन के यांत्रिक दृष्टिकोण को तोड़ा और यह सिद्धांत किया कि ये प्रभावी प्रशासन वही है जो मानव व्यवहार संबंध और सामाजिक मनोवैज्ञानिकों को समझे, यानी इनके अनुसार जो प्रशासन का सही दृष्टिकोण है जो मानव संबंधी सिद्धांत के पास नहीं है, वो ये कहते हैं कि प्रशासन का सही जो दृष्टिकोण है वो वह दृष्टिकोण है जो मानव के जो संबंध है, सामाजिक है और मनोवैज्ञानिक जो चीज़ें हैं उनको समझे, वही सिद्धांत सही है। आज के जनमुखी प्रशासन में इन प्रयोगों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है और आज के टाइम पे हम इन प्रयोगों की जो महत्वता है या ये जो इम्पोर्टेंस है बहुत ज़्यादा हो गए हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हर्बर्ट साइमन के मॉडल के विकास का समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिए, यानी जो हर्बर्ट साइमन है इनका जो मॉडल है विकास का उसका आपको समालोचनात्मक विश्लेषण करना है। चलिए देख लेते हैं परिचय में आप लिखेंगे हर्बर्ट साइमन एक प्रसिद्ध अमेरिकी प्रशासनिक विचारक थे। उन्होंने निर्णय निर्माण को प्रशासन का केंद्र तत्व माना, यानी ये जो है इन्होंने जो निर्णय निर्माण होता है उसे प्रशासन का केंद्र माना था। उन्होंने पारंपरिक प्रशासनिक सिद्धांत की आलोचना करते हुए तार्किक निर्णय निर्माण का मॉडल प्रस्तुत किया और जो पारंपरिक हमारा प्रशासनिक मॉडल था उसको नकार कर या उसकी आलोचना करके इन्होंने जो तार्किक निर्णय निर्माण का मॉडल है वो प्रस्तुत किया था। उनको सबसे प्रसिद्ध सिद्धांत सीमित तर्कशीलता है जो व्यवहारिकतावाद दृष्टिकोण पर आधारित है। और अगर हम इनकी जो हर्बर्ट साइमन है इनके सबसे प्रमुख सिद्धांत की बात करें तो वो सीमित तर्कशीलता है जो कि हमारी व्यवहारिकतावाद पर या व्यवहारिकतावाद जो दृष्टिकोण है उस पर आधारित हम देख सकते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे प्रमुख विशेषताएं। तो इसकी जो प्रमुख विशेषता है वो आप लिखेंगे सीमित तर्कशीलता। किस तरह से साइमन का मानना था कि मनुष्य पूर्ण रूप से तर्कसंगत नहीं हो सकता क्योंकि उसके पास जानकारी, समय और संसाधन सीमित होते हैं। यानी देखिए अगर हम ये कहें कि मानव जो है वो हमेशा एक तर्कपूर्ण हो सकता है या तर्क संगत हो सकता है तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्योंकि या तो उसके पास जानकारी पूरी नहीं होती या समय नहीं होता या संसाधनों की कमी होती है। इसीलिए मानव कभी भी तर्क संगत पूरी तरीके से नहीं हो सकता। वो पूरी चीज़ें या सारी जो चीज़ें हैं वो तर्क के ऊपर डिपेंड नहीं रह सकती उनकी। नेक्स्ट अब हम देखेंगे निर्णय निर्माण प्रक्रिया के चरण। इसकी जो प्रक्रिया है इसके क्या चरण है तो इसमें आप लिखेंगे साइमन ने निर्णय निर्माण को 3 चरणों में बांटा, यानी साइमन के अनुसार जो निर्णय निर्माण है वो 3 चरणों में होता है। पहला हम देखेंगे बुद्धिवृत्ति समस्या की पहचान करना। बुद्धिवृत्ति का मतलब ही है कि जो समस्या है उसकी पहचान करना। दूसरा होता है हमारा डिजाइन का मतलब होता है वैकल्पिक संसाधनों की खोज करना, यानी समस्या पता चल गई क्या है अब उसका सोल्यूशन क्या है वो खोजना हमारा दूसरा पॉइंट हो जाता है। ठीक है, एंड नेक्स्ट होता है हमारा विकल्प, यानी सर्वोत्तम विकल्प का चयन करना। अब हमें पता चल गया प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है। अब एक सोल्यूशन तो मिला नहीं है, हमें बहुत सारे सोल्यूशन मिले। अब उन बहुत सारे सोल्यूशन में जो सही
सही सॉल्यूशन है उसका यूज़ करना या उसका चयन करना। ठीक है, नेक्स्ट होता है हमारा संतोषजनक विकल्प। इसका मतलब होता है साइमन ने कहा कि मनुष्य सबसे अच्छा नहीं बल्कि पर्याप्त अच्छा विकल्प चुनता है। यानी मनुष्य जो है कभी भी जो सबसे अच्छा विकल्प होता है उसे नहीं चुनता, बल्कि जो पर्याप्त अच्छा विकल्प होता है जो उसके पास अच्छा हो वो उसे चुनता है। ऐसा हो सकता है कि एक ही प्रॉब्लम का आपके पास कोई और सॉल्यूशन हो और मेरे पास कोई और सॉल्यूशन हो और मेरा वाला बेहतर हो, बट आप अपना वाला चुनोगे क्योंकि आप अपनी सिचुएशन को जानते हैं, चाहे वो अच्छा हो या ना हो, पर जो आपके पास है वो आप वाला बेहतर चुनोगे। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे योगदान। इसमें आप लिखेंगे प्रशासन को वैज्ञानिकता और यथार्थवाद से जोड़ा। यानी जो प्रशासन है उसे वैज्ञानिकता और जो यथार्थवाद है उससे जोड़ा था। निर्णय प्रक्रिया में मानव व्यवहार के महत्व को स्वीकार किया गया। यानी जो भी निर्णय प्रक्रिया होती है उसमें जो मानव व्यवहार है उसके महत्व को स्वीकार किया गया। नेक्स्ट अब हम देखेंगे पारंपरिक सिद्धांत आधारित दृष्टिकोण की आलोचना की और प्रशासन को विश्लेषणात्मक ढंग में रखा। यानी जो इन्होंने सिद्धांत है उसकी आलोचना करते हुए जो प्रशासनिक विश्लेषणात्मक ढांचा है उसमें इन्होंने रखा था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे हम देखेंगे समालोचनाएं। इसकी क्या समालोचना है, तो इसकी समालोचनाओं में आप लिखेंगे अत्यधिक व्यवहारिकतावाद दृष्टिकोण। किस तरह से अत्यधिक व्यवहारिकतावाद दृष्टिकोण है, इसमें आप लिखेंगे साइमन का मॉडल व्यवहार पर अत्यधिक केंद्र है और प्रशासन की सामाजिक, राजनीतिक और नैतिक जटिलताओं की उपेक्षा करता है। यानी ये जो मॉडल है ये व्यवहार पर अत्यधिक केंद्रित है या व्यवहार पर बहुत ज़्यादा केंद्रित है, जिसकी वजह से ये प्रशासन की जो सामाजिक, राजनीतिक और नैतिकता जटिलता है उनकी अनदेखी करता है, उनकी उपेक्षा करता है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे सैद्धांतिक अस्पष्टता। किस तरह से जो सैद्धांतिक अस्पष्टता है इसमें आप लिखेंगे की अवधारणा को मापना कठिन है जिससे इसे व्यवहारिक रूप से लागू करना जटिल हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे मानवीय तत्वों का सरलीकरण। किस तरह से यद्यपि साइमन मानव व्यवहार को महत्व देते हैं परंतु इनका मॉडल निर्णय प्रक्रिया को अधिक यांत्रिक मानता है। यानी देखिए मानव जो व्यवहार है उसको महत्व तो देते हैं लेकिन जो निर्णय प्रक्रिया होती है उसे सबसे ज़्यादा महत्व देते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देखेंगे निष्कर्ष। निष्कर्ष में आप लिखेंगे हर्बर्ट साइमन ने प्रशासनिक सिद्धांत में क्रांतिकारी बदलाव लाए, जो कि अभी हमने देखी कितनी तेजी से इन्होंने बदलाव लाए थे। उन्होंने निर्णय निर्माण को प्रशासन का मूल तत्व बनाकर आधुनिक प्रशासनिक अध्ययन की नींव रखी। हालांकि इनके मॉडल की कुछ सीमाएं भी हैं जो कि अभी हमने देखी थी, फिर भी यह आज की प्रशासनिक व्यवहार को समझने के लिए एक प्रभावी उपकरण प्रस्तुत करता है। क्योंकि सीमाओं के बावजूद ये जो है ये मॉडल जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। देखिए अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कहीं भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर रिप्लाई दूंगी। अदरवाइज आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप में भी पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रिक्स परिस्थितिकी मॉडल का समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। यानी जो रिक्स परिस्थितिकी मॉडल है उसका आपको समालोचनात्मक विश्लेषण करना है। किस तरह से, चलिए देख लेते हैं। इसके परिचय में आप लिखेंगे फ्रेड डब्ल्यू रिस्क। यानी फ्रेड डब्ल्यू रिस्क जो है उन्होंने प्रशासन का अध्ययन करने के लिए परिस्थितिकी दृष्टिकोण अपनाया। इन्होंने जो दृष्टिकोण अपनाया था वो परिस्थितिकी दृष्टिकोण अपनाया था, प्रशासन का अध्ययन के लिए अपनाया। उन्होंने यह सिद्धांत दिया कि प्रशासन को केवल उनके कानून और संरचनात्मक रूप से नहीं बल्कि उसके सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक परिवेश के साथ मिलकर समझा जाना चाहिए। यानी इनका कहना है कि जो कानून है या प्रशासन है उसे सिर्फ कानूनी संरचना के साथ नहीं बल्कि उसकी जो सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक जो प्रवेश है उसके साथ में उसे जोड़कर देखना चाहिए। ठीक है, अब हम देखेंगे प्रमुख विशेषताएं कि इसकी क्या क्या प्रमुख विशेषताएं हैं। तो इस सिद्धांत की जो प्रमुख विशेषताएं हैं उसमें आप पहला लिखेंगे प्रशासन और पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया। किस तरह से जो प्रशासन है और पर्यावरण है उसके बीच में अंतःक्रिया होती है, इसमें आप लिखेंगे प्रशासनिक प्रणाली अपने वातावरण, समाज, राजनीतिक, संस्कृति से प्रभावित होती है और उनके अनुसार कार्य करती है, जिसकी वजह से क्या होता है जो प्रशासन है वो हमारे समाज या फिर जो राजनीति है, संस्कृति है उस पर आधारित हो जाती है कार्य करने के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देखेंगे प्रिज्मेटिक समाज। किस तरह से रिक्स ने विकासशील देशों को प्रिज्मेटिक समाज कहा जहां परंपरागत और आधुनिक प्रशासनिक तत्व मिश्रित रूप से कार्य करते हैं। यानी जो हमारे विकसित समाज हैं या ये कहूँ जो विकसित देश हैं उन्हें प्रिज्मेटिक जो समाज है उसमें रखा गया, क्योंकि यहाँ हम परंपरागत और जो हमारी आधुनिक चीज़ें हैं उनका मिश्रित जो रूप है वो देख सकते हैं। नेक्स्ट अब हम देखेंगे सल्यूटा मॉडल। इसमें आप लिखेंगे इसमें फ्यूजनेस, हाइड्रोजनिसिटी और ओवरलैपिंग जैसे तत्वों को
बताया गया है, यानी इसके अंतर्गत जो एकीकरण है, विविधता है और जो कार्य का दोहरापन है उसको बताया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देखेंगे रिक्स के मॉडल की उपयोगिता, यानी जो रिक्स है इसका जो मॉडल है इसकी क्या उपयोगिता है। तो पहले आप इसमें लिखेंगे विकासशील देशों के प्रशासन को समझने में ये सहायक होता है। नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे पारंपरिक पश्चिमी मॉडल की सीमाओं को उजागर करता है, यानी जो पारंपरिक पश्चिमी मॉडल है उसकी जो सीमाएं हैं, उसकी जो कमियां हैं, ये उसको भी उजागर करता है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे प्रशासन को स्थिर जड़ प्रणाली ना मानकर एक गतिशील प्रक्रिया के रूप में प्रस्तुत करता है, यानी प्रशासन को एक जड़ प्रणाली या फिर स्थिर ना मानकर उसे एक गतिशील प्रक्रिया के रूप में प्रस्तुत करता है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे समालोचनात्मक विश्लेषण। इसमें आप लिखेंगे अत्यधिक सैद्धांतिक और जटिल। किस तरह से ये अत्यधिक सैद्धांतिक या फिर जटिल है, इसमें आप लिखेंगे रिक्स के मॉडल की भाषा और अवधारणा जैसे फ्यूजनेस, हेट्रोजेनिसिटी आदि छात्रों और नीति निर्माताओं के लिए कठिन है, यानी ऐसे वर्ड्स का इसमें यूज़ किया गया है जो छात्रों के लिए भी और जो नीति निर्माताएं होते हैं उनके लिए भी कठिन हो जाता है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे अत्यधिक समान्वयीकरण। किस तरह से विकासशील देशों की विविधताओं को एक ही मॉडल में समेटना उचित नहीं, सभी देश एक जैसे नहीं होते, यानी इन्होंने क्या किया, जो विकासशील देश हैं उन्हीं को सभी को एक ही मॉडल में इन्होंने समेट दिया, सभी को एक ही दृष्टिकोण से देख लिया। अब देखिए सभी जो देश हैं वो एक जैसे तो नहीं हो सकते, उनकी जो स्थिति है वो अलग अलग होती है। अब देखिए हमारे देश की, हम भी विकासशील हैं बट हमारे देश की सिचुएशन अलग है, पाकिस्तान भी विकासशील है, पाकिस्तान की सिचुएशन अलग है। तो हम दोनों की जो तुलना है वो एक ही उसमें नहीं की जा सकती, दोनों की जो सिचुएशन है वो अलग अलग हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे व्यवहारिक उपयोगिता की कमी। मॉडल सैद्धांतिक रूप से समृद्ध है, नीतिगत स्तर पर इसके सुझाव स्पष्ट नहीं है, यानी जो सैद्धांतिक है वो तो बहुत अच्छा है पर जो नीतिगत है उसमें अभी भी सुझाव या फिर जो स्पष्टता है उसकी कमी हम देख सकते हैं। नेक्स्ट अब हम देखेंगे संस्कृति पर अत्यधिक जोर। किस तरह से प्रशासनिक समस्याओं के लिए केवल सांस्कृतिक कारणों को जिम्मेदार ठहराना एक तरफा विश्लेषण हो जाता है, क्योंकि ये सिर्फ सांस्कृतिक जो कारण होते हैं उन्हीं को जिम्मेदार ठहराते हैं और जो प्रशासनिक जो कमियां होते हैं उनको नजरअंदाज कर देते हैं। नेक्स्ट अब हम देखेंगे इस क्वेश्चन का निष्कर्ष में आप लिखेंगे रिस्क का परिस्थितिकी मॉडल प्रशासन को एक समग्र और गतिशील दृष्टिकोण से समझने का प्रयास करता है। यह विशेष रूप से विकासशील देशों के प्रशासन की जटिलताओं को उजागर करता है, हालांकि इसकी कुछ सीमाएं भी हैं, फिर भी यह प्रशासनिक अध्ययन में एक महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। क्योंकि देखिए इसकी सीमाओं के बावजूद ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है हमारे समाज में, हमारे प्रशासन में। ठीक है, आई होप आपको निष्कर्ष भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। एंड आज की इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं और आगे की जो क्वेश्चन है हम वीडियो नंबर 3 में कवर करेंगे। ओके, एंड अगर आपको कोई डाउट हो या कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन आ जाए। एंड फॉर मोर कनेक्टिविटी, फॉर मोर वीडियोस आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी चेकआउट कर सकते हैं। अगर फिर भी कहीं कोई कन्फ्यूजन हो या कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछना मत भूलिएगा। एंड अगर आप इन सभी की सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल की मेम्बरशिप ज्वाइन कर सकते हैं, अदरवाइज़ मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ आपको जो पीपीटी है या ये कहूँ जो नोट्स हैं वहाँ प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। ठीक है, अगर फिर भी अभी भी कोई डाउट रह जाता है या कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आप वीडियो को लाइक करना एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।